नमस्कार, अपना उत्तराखंड आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन। और सबसे पहले बात करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी बद्रीनाथ धाम पर पहुंचे, जहां उन्होंने बद्री विशाल के दर्शन किए, पूजा अर्चना की है। और इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने तीर्थ यात्रियों से भी मुलाकात की है और यात्रियों से यात्रा व्यवस्था के बारे में पूछा है। उत्तराखंड की दूसरी बार सीएम बनने पर सीएम की पहली बद्रीनाथ धाम की ये यात्रा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के कार्यों का भी अधिकारियों से फीडबैक लेते हुए नजर आए हैं। मास्टर प्लान के कार्यों का सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी जायजा लिया है। इस दौरान बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के कार्यों के कारण जो व्यापारी परेशान हैं, उन्होंने सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात करके अपना ज्ञापन सौंपा। दो तस्वीर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहली तस्वीर वो है जब बद्री धाम पहुंचे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी, बद्री विशाल के दर्शन पूजन किए हैं। और दूसरी तस्वीर वो हम आपको दिखा रहे हैं कि मास्टर प्लान जो बनाया गया है बद्रीनाथ धाम के लिए, उसका जायजा लिया है, अधिकारियों से फीडबैक भी लिया गया है। और साथ ही साथ जो बद्रीनाथ धाम में यात्री पहुंचे हुए हैं दर्शन करने के लिए, उनसे भी बातचीत की है सीएम पुष्कर सिंह धामी ने। बद्रीनाथ धाम में जो व्यवस्थाएं की गई हैं उसके बारे में जानकारी ली है सीएम पुष्कर सिंह धामी ने। आज मैं यहाँ पर जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पहले केदार बाबा का पुनर्निर्माण का काम बहुत तेजी से चल रहा है। प्रथम चरण का काम वहाँ पर पूरा हो गया है, दूसरे चरण का काम चल रहा है। तेजी से बाबा केदार का प्रांगण नए रूप में वहाँ पर आगे बढ़ता जा रहा है, नवनिर्माण वहाँ पर हो रहा है। और अब बद्रीनाथ धाम का भी जो मास्टर प्लान बना है उनके निर्देशन में, उनके नेतृत्व में, उस पर भी जो है यहाँ पर काम शुरू हो गया है। उन सभी कामों को देखने के लिए आया हूँ। भगवान बद्रीश की कृपा से यहाँ भी नवनिर्माण तेज़ी से होगा। और बाबा बद्रीनारायण का जो ये प्रांगण है, ये पूरा स्थान है, ये एक भव्य स्थान बनेगा आने वाले समय में हमारे यहाँ के लोगों के लिए भी और पूरे देश भर के, दुनिया भर के आने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक ये श्रद्धा और आस्था का केंद्र है। और उसको नवनिर्माण के रूप में जल्दी ही हम लोग लाने का सब काम कर रहे हैं। उनकी कृपा से जल्दी काम पूरा होंगे। पिछले साल के काफी ज़्यादा श्रद्धालु ने दर्शन कर चुके हैं अब तक सर, चारों धामों के सर। देखिए, पिछले सालों की तुलना में इस बार श्रद्धालुओं की संख्या काफ़ी ज़्यादा है और हमारी कोशिश है कि सभी श्रद्धालु सुरक्षित आएँ, सुरक्षित वापस जाएँ, सबकी यात्रा सरल हो, सुगम हो। भगवान उन सब पर कृपा करें। और अभी तक की यात्रा बहुत अच्छी चल रही है। और जो यात्रा आगे बढ़ते और बात करते हैं, आज विधानसभा सत्र का आखिरी दिन हो सकता है। आज बजट सत्र के चौथे दिन सदन में मंत्री गणेश जोशी, सौरभ बहुगुणा के विभागों के सवाल भी पूछे जाएंगे। वहीं विपक्ष आज सदन में बिजली कटौती का मुद्दा उठाएगा। उत्तराखंड विधानसभा सत्र अब 20 जून की जगह आज ही खत्म हो सकता है। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के बाद स्पीकर ऋतु खंडूरी का साफ कहना है कि आज तक ही सत्र होगा। वहीं सेशन की अवधि घटाने की बात सामने आने पर विपक्षी विधायकों ने इसका विरोध भी किया है। विधायक प्रीतम सिंह का कहना था कि सरकार ने पहले गैरसैंण की जगह देहरादून में बजट सत्र का आयोजन किया और अब देहरादून में भी सत्र की अवधि को कम करने को कहा गया। और हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपांकर भट्ट हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। दीपांकर, विधानसभा सत्र का आज आखिरी दिन हो सकता है। हालांकि सबसे बड़ा मुद्दा यह कहा जा रहा है कि बिजली कटौती को लेकर विपक्ष ये मुद्दा उठाएगा और आज भी हो हंगामा होने के पूरे आसार हैं विधानसभा सत्र में। बिल्कुल 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होगी। हमारे साथ नेता विपक्ष यशपाल आर्य मौजूद है। सर, आज बिजली कटौती का मुद्दा निश्चित रूप से आज जो पूरे प्रदेश भर में बिजली कटौती, घोषित बिजली कटौती देखने को मिल रही है। छात्र छात्राएं परेशान हैं, व्यापारी परेशान हैं, किसानों के नलकूप सूख गए हैं और जो छोटे बचोले व्यापारी हैं वो अपना व्यापार नहीं कर पा रहे हैं। उद्योग धंधे बंद हो चुके हैं। इन्होंने कहा था कि हम 24 घंटे बिजली देंगे, इनका संकल्प भी था और इनका चुनाव घोषणा पत्र में वायदा भी था। और हमने भी कहा था कि हम 24 घंटे बिजली देंगे, लेकिन हम सरकार में नहीं हैं, हम विपक्ष में हैं। लेकिन इनकी जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है, जो वायदा किया था उसको इनको पूरा करना चाहिए। पूरे प्रदेश में अघोषित बिजली से जनता पूरी तरह हंगामा देखने को मिलेगा हमें।
नहीं, हंगामा करना हमारी आदत नहीं है। हम नियमों के तहत प्रश्न करेंगे और हम चाहेंगे कि हमारे घोषित बिजली कटौती के मायने क्या हैं, क्या बिजली में उत्पादन में क्या बढ़ोतरी नहीं कर पा रहे हैं। ये ऊर्जा प्रदेश कहा जाता है। इससे आज सदन का आखिरी दिन भी माना जा रहा है सर। निश्चित रूप से हम चाहते हैं कि सत्र आगे चले। 20 तारीख तक का के पास बिजनेस था, लेकिन जैसा कि मुझे जानकारी मिली कि आज सत्र की समाप्ति है। हम चाहते हैं कि आयोग पर चर्चा होनी चाहिए थी, विभागवार चर्चा होनी चाहिए थी। माननीय सदस्यों को जो नए सदस्य चुन के आए हैं उनकी जिज्ञासा है, वो अपने क्षेत्र की समस्याओं के बारे में सदन में अपनी बात को रखना चाहते हैं, लेकिन अवसर नहीं मिल रहा है। तो आपने सुना नेता विपक्ष यशपाल आर्य को, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि बिजली कटौती का मुद्दा उठेगा। वो चाहते थे कि सदन 20 जून तक चले, लेकिन आज माना जा रहा है कि सदन आज कार्रवाई समाप्त होगी। ये सत्र आज समाप्त होगा, अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होगा। तो अभी देखना होगा कि 11 बजे जो सदन की कार्रवाई शुरू होती है तो विपक्ष किस तेवर के साथ सदन में पहुंचता है। बिल्कुल, लेकिन दीपांकर, सवाल ये खड़े होते हैं कि 20 तारीख तक ये विधानसभा सत्र चलना था, लेकिन आज ही ये सत्र खत्म हो सकता है। इसके पीछे क्या वजह मानी जा रही है? अब बिल्कुल जिस तरीके से हमने स्पीकर रितु खंडूरी को सुना, उन्होंने कहा कि कल कार्यमंत्रणा की जो बैठक हुई उसमें कार्यमंत्रणा की बैठक में सभी दलों के नेता रहते हैं और उसमें ये बात तय हुई थी कि 16 तारीख तक का उसमें बिजनेस था। अब इतना बिजनेस नहीं है, इतना काम नहीं है कि सदन को 20 तारीख तक चलाया जाए। तो जो संसाधन है उनका दुरुपयोग करना उन्होंने कहा कि सही नहीं है। ऐसे में सदन की आज स्थगित कर दिया जाएगा, ये रितु खंडूरी का कहना है। लेकिन विपक्ष का कहना है कि जब सदन की शुरुआत हुई थी तब ये बात कही गई थी कि 20 जून तक चलेगा। वहीं विपक्ष ये भी कह रहा है कि पहले गैरसैंण में सत्र की बात की गई, फिर गैरसैंण से देहरादून शिफ्ट किया गया। यहां मौसम भी ठीक है, सारे हालात ठीक है, बावजूद इसके अगर सरकार इस सत्र को यहीं पर समाप्त कर रही है, आज आखिरी दिन से मान के चल रही है, तो यह ठीक नहीं है। जी दीपांकर, ये भी है क्योंकि अभी आप यशपाल आर्य से बात कर रहे थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर बात होनी चाहिए थी, समय बहुत कम है, बातचीत नहीं हो पाई है, तो अब इसका समाधान कैसे निकलेगा? बिजली कटौती पर ज्यादा फोकस किया है उन्होंने, रोजगार को लेकर भी अपनी बात कही है यहां पर। अब बिल्कुल रोज हर दिन विपक्ष एक सवाल 310 में यहां पर लगाता है। 310 का मतलब हुआ कि सारे काम रोककर उस विषय पर चर्चा की जाए जिस मुद्दे को विपक्ष उठा रहा है। लेकिन यहां पर उसको काम रोक कर तो नहीं, लेकिन जब स्पीकर स्वीकार करती है तो इस बात के लिए जरूर स्वीकार करती है कि इस पर चर्चा हो। और हमने 3 दिन बीते दिनों में देखा, पहले गैरसैंण का मुद्दा आया, फिर चारधाम यात्रा का मुद्दा आया, उसका जिला विकास प्राधिकरण का मुद्दा आया और आज इसी नियम के तहत यहां पर बिजली कटौती का मुद्दा आ रहा है। तो बिजली कटौती के मुद्दे को लेकर क्या शुरू में हंगामा होता है और चर्चा होती है, तो क्या सरकार का तरफ से जवाब आता है, क्या विपक्ष अपनी बात को दमदार तरीके से यहां पर रख पाता है, ये बहुत कुछ देखना होगा। लेकिन यशपाल आर्य का यह कहना था कि हमारे तमाम विधायक ऐसे हैं जो नए विधायक हैं और चाहते थे कि अपनी बातों को सदन में रखेगा। अगर सदन लंबा चलता तो उनको अपनी बात रखने का मौका मिलता, लेकिन आज सदन की कार्रवाई समाप्त हो रही है, इसलिए वो इस बात से दुखी है कि सत्र इतनी जल्दी समाप्त नहीं होना चाहिए था। बिल्कुल दीपांकर, फिर यही देखना रहेगा कि जब 11 बजे से सदन की कार्रवाई शुरू होती है तो वहां पर क्या कुछ तस्वीरें नजर आती हैं, किन मुद्दों को लेकर विपक्ष सरकार को घेरता है और कौन सी अहम बातें हैं जिसको लेकर यहां पर चर्चा भी की जाएगी। बहुत शुक्रिया दीपांकर इस पूरी जानकारी के लिए। और बजट सत्र के तीसरे दिन यानी कि कल सदन में जब खूब हंगामा हुआ तो जिला विकास प्राधिकरणों के मुद्दे पर विपक्ष ने वेल में आकर प्रदर्शन किया और फिर वॉकआउट किया है। आप ये रिपोर्ट देखिए। बजट सेशन की शाम की पाली में विपक्ष की ओर से नेता विपक्ष यशपाल आर्य, राजेंद्र भंडारी, ममता राकेश और हरीश सिंह आदि विधायकों ने जिला विकास प्राधिकरणों का मुद्दा उठाया। विपक्ष ने कहा कि जिला विकास प्राधिकरण जिलों में वसूली के अड्डे बन गए हैं। सरकार ने प्राधिकरण स्थगित तो कर दिए, लेकिन लोन के लिए बैंक में लोगों से अब भी प्राधिकरण की इजाजत मांगी जा रही है। विपक्ष का कहना है कि जब तक सरकार प्राधिकरणों पर ठोस फैसला नहीं लेती तब तक पहले की स्थिति को बहाल किया जाए। सब कुछ अधिकारियों को सौंप दिया गया है, गरीबों का शोषण हो रहा है, खुलेआम लूट मची हुई है और इस पर सरकार ने आंखें बंद कर रखी हैं। पूरे जनपद में हर जनपदवार ग्रामीण क्षेत्रों में भी वसूली का काम हो रहा है। जिस तरह से जनता पे जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण थोपा गया है और उसके मानक बिल्कुल हमारे इस उत्तराखंड के विपरीत हैं और आज जनता अपने नक्शा पास नहीं करा पा रही है और बैंक के पास ऋण लेने जा रही है तो बैंक वाले कह रहे हैं कि प्राधिकरण से नक्शा पास करो और सरकार द्वारा ये जवाब दिया जा रहा है कि हमने स्थगित किया है। स्थगित किया है तो आप पूर्व की स्थिति बहाल कर दीजिए जब तक कोई कमेटी निर्णय ले लेती है। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि प्राधिकरणों के लिए गठित समिति की रिपोर्ट के बाद एक और उप समिति गठित की गई है। अग्रवाल ने कहा कि विपक्ष का इस तरह का हंगामा दुर्भाग्यपूर्ण है।
और आज मुझे बहुत दुख हुआ इस बात को लेके कि जहां इतने वरिष्ठ हमारे माननीय विधायकगण जो पूर्व में अध्यक्ष रहे हैं, विधानसभा के मंत्री रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, तभी वरिष्ठ जन वहां पे हैं, और इस प्रकार का हल्ला मेरे हिसाब से, जो मैं व्यक्तिगत तौर पे कहूं, ये उत्तराखंड की संस्कृति कभी न थी, न है, न रहेगी, और शायद उत्तराखंड की जनता इसे बर्दाश्त करने वाली नहीं है। संसदीय कार्य मंत्री के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने जमकर हंगामा किया तो सत्ता पक्ष ने इसी हंगामे के बीच बजट पर चर्चा शुरू कर दी और 9 विभागों का बजट पास भी करा लिया। बाकी बजट शुक्रवार को पास कराया जाएगा। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। विधानसभा स्पीकर ऋतु खंडूरी ने बुधवार को सरकार को निर्देश दिए हैं कि सदन में जो भी रिपोर्ट रखी जाए उसे हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में हो। विधानसभा स्पीकर ने ये निर्देश कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह के सवाल के बाद दिए हैं। प्रीतम सिंह ने कहा है कि उत्तराखंड मानव अधिकार आयोग की जो रिपोर्ट सदन में रखी गई है वो अंग्रेजी में है और उन्हें अंग्रेजी नहीं आती है, इसलिए जरूरी है कि कोई भी रिपोर्ट अंग्रेजी के साथ ही हिंदी में भी दी जाए। वहीं स्पीकर ने यह भी कहा है कि जरूरी है कि सरकार की तरफ से कोई भी रिपोर्ट हिंदी और अंग्रेजी दोनों में रखी जाए। और जो रिपोर्ट जो है टेबल की जा रही है वो अंग्रेजी में है। भाई मैं तो अंग्रेजी नहीं जानता हूँ ना, तो मैं कैसे उस रिपोर्ट को पढ़ूं? मेरे लिए तो नल एंड वाइड है, वो बेकार है। वो सरकार को सोचना चाहिए। सरकार किसी भी विषय पर ना सोचती है और न तदनुसार निर्णय लेती है। कोई खराबी नहीं है कि उत्तराखंड की कोई भी रिपोर्ट आए वो दोनों भाषाओं में हो, अंग्रेजी में भी हो और हिंदी में भी हो। तो इसलिए ये निर्णय मैंने पीठ से ये दिशा निर्देश दिए हैं सरकार को कि पर्टिकुलरली ह्यूमन राइट्स की बात उन्होंने की थी, जो वो किताब आई थी वो ह्यूमन राइट्स की थी, तो मैंने ये निर्देश दिए कि हिंदी में भी होना चाहिए। साल 2025 तक राज्य के हर विभाग की तरफ से क्या प्लान बनाया जा रहा है, इसके लिए विभागों से जल्द उसका प्लान मांगा जाएगा और इसके निर्देश गुरुवार को सीएम ने विधानसभा ऑफिस में मीटिंग के दौरान दिए हैं। मानसखंड सर्किट को लेकर सीएम ने कहा है कि सर्किट में जो मंदिर लिए जा रहे हैं उन्हें सही तरीके से रोड कनेक्टिविटी से जोड़ा जाए। वहीं काशीपुर से बुआखाल रोड जहां डबल लेन है वहां 4 लेन है और जहां सिंगल लेन हो उसको डबल लेन किया जाए और इस नेशनल हाईवे प्रपोजल सड़क परिवहन मंत्रालय को भेजा जाएगा। और इसके अलावा जोलीकोट, कंडप्रयाग, कैची बाईपास रूट, खैरना, लैंडस्लाइड जोन, देहरादून टिहरी टनल पर काम में तेजी के निर्देश सीएम ने अफसरों को दिए हैं। वहीं सीएम धामी ने अग्निवीरों को लेकर एक बड़ा ऐलान भी किया है। अग्निपथ योजना में शामिल होने वाले अग्निवीरों को सेवा के बाद उत्तराखंड सरकार पुलिस समेत विभिन्न डिपार्टमेंट में प्राथमिकता के साथ नियुक्ति देगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है कि योजना अगले 90 दिनों में शुरू हो जाएगी। सीएम धामी ने कहा कि अग्निपथ योजना सेना में जाने के इच्छुक और देशभक्ति से ओतप्रोत युवाओं के लिए सुनहरा मौका है। तय किया है कि अग्निपथ योजना के अंतर्गत मां भारती की सेवा के उपरांत अग्निवीरों को राज्य सरकार, उत्तराखंड पुलिस, आपदा प्रबंधन, 4 धाम यात्रा प्रबंधन सहित अनेक सेवाओं में जहां भी हम उसका पूरा आकलन कर रहे हैं और चूंकि उनकी एक अच्छी ट्रेनिंग उन 4 सालों में वो पूरी तरह से हो जाएगी, उनका प्रशिक्षण भी हो जाएगा और उनके जीवन की शैली भी एक प्रकार से हर प्रकार से उपयुक्त हो जाएगी, तो हम सभी सेवाओं में जहां भी उनको सेवा में अवसर दे सकते हैं उत्तराखंड की सरकार। चलिए आगे बढ़ते और बात करते हैं। कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास की तबीयत खराब होने के बाद उन्हें गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में कल शिफ्ट किया गया है। उनकी हालत फिलहाल स्थिर बनी हुई है और देहरादून के मैक्स अस्पताल से जब उन्हें गुरुग्राम शिफ्ट किया गया तो सीएम पुष्कर सिंह धामी भी उनका हालचाल जानने के लिए पहुंचे। इस दौरान मंत्री धन सिंह रावत और सौरभ बहुगुणा भी मौजूद रहे। मंत्री को एयरलिफ्ट करके गुरुग्राम भेजा गया है। इससे पहले बुधवार को विधानसभा सत्र के दौरान उनकी तबीयत अचानक बिगड़ी। बताया यह जा रहा है कि उन्हें माइनर हार्ट अटैक आया है। ऊधम सिंह नगर में तालाब और सड़कों को अतिक्रमण मुक्त कराकर पुराने स्वरूप में लाने का अभियान
तेजी से चल रहा है। प्रशासन द्वारा 490 तालाबों और 558 सड़कों से अतिक्रमण को हटा दिया गया है। किच्छा जसपुर में तालाबों की जमीनों पर बने 70 से अधिक निर्माण बुलडोजर से ध्वस्त किए गए हैं और पूरे जिले में 100 से अधिक पक्के निर्माण तालाब की जमीन से हटाए गए हैं। इसके साथ ही एडीएम ने बताया है कि तालाबों और सड़कों को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए लगातार अभियान कर रहा है। और उसमें कुछ जगह पक्के अतिक्रमण भी हो रखे थे, तो ऑलमोस्ट मोर देन 100 जो आवास थे वो वहाँ से हटाए गए हैं और तालाबों को मूल स्वरूप में बहाल किया गया है। अगर हम चक्रोटों की बात करें तो अब तक 558 जो चक्रोट थी। नैनीताल की पहचान खूबसूरती के साथ ही ठंडी आबो हवा के लिए देश ही नहीं बल्कि दुनिया में भी होती है। लेकिन अब नैनीताल से पर्यटक रीति रिवाज और पहाड़ की परंपराओं की यादों को संजोकर ले जा रहे हैं। इसका फायदा नैनीताल के व्यापारियों को भी होने लगा है। पहाड़ी शैली में तब्दील सरोवर नगरी के खड़ी बाजार से नैनीताल की सुंदरता में चार चांद लग रहे हैं। पत्थरों से तैयार बाजार में लाइट और पहाड़ की संस्कृति की झलक दिखने लगी है, तो पेंटिंग के जरिए कुमाऊं की लोक कला, रीति रिवाज और परंपराओं की झलक इन बंद दुकानों पर भी दिख रही है। ठेठ कुमाऊनी शैली में बन रही बाजार के पहले चरण में तैयार इस बाजार की खूबसूरती निखरने के बाद पर्यटकों की संख्या भी यहाँ पर बढ़ गई है। तो 8 बजे बंद होने वाले बाजार में अब 12 बजे तक पर्यटकों की हलचल बढ़ गई है। व्यापारी भी इससे खुश हैं। बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव मार्केट बनाई है और ये हमारे कुमाऊनी कल्चर को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रही है। दिन के समय से ज़्यादा रात को भी जो यहाँ शटर्स वगैरह में और जो पूरी मार्केट में शैली का प्रयोग करा है उसको देखने के लिए हर जगह से टूरिस्ट बहुत ज़्यादा यहाँ इस मार्केट में आ रहे हैं। दरअसल नैनीताल डीएम के प्रयास से शहर को पहाड़ी शैली में तब्दील का काम शुरू किया गया, तो बाद में मुख्यमंत्री की घोषणा में इसको शामिल कर दिया गया। पहले चरण में खड़ी बाजार का काम अब पूरा किया गया है। पत्थरों की कारीगरी और पेंटिंग ने पर्यटकों को अपनी ओर खींचा है। हालांकि डीएम नैनीताल अब नए बाजार में इससे भी बेहतर प्रदर्शन करने की बात कर रहे हैं। तो यही हम चाह रहे हैं कि नैनीताल के जितने भी मार्केट्स हैं हमारे पुराने, उन सब मार्केट्स को धीरे धीरे पारंपरिक शैली में डालें और नए फूड प्लाजा हम लोग तैयार करें, ताकि जितने भी टूरिस्ट हैं वो केवल फ्लैट्स की तरफ न जाएं या फिर टिबेटन मार्केट की तरफ न जाएं, तो शहर के जितने भी मार्केट हैं उस तरफ जाएं। बहरहाल सिर्फ बाजार की सुंदरता नहीं बल्कि लोक संस्कृति की झलक भी यहाँ पर दिख रही है। वहीं पर्यटक भी इन यादों को अपने साथ लेकर जा रहे हैं और नए रंग रूप में तैयार ये बाजार एक नया डेस्टिनेशन भी टूरिस्टों के लिए बन गया है। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। उत्तरकाशी में मानसून की दस्तक से किसानों को राहत मिलती दिख रही है। जनपद के कई हिस्सों में सुबह से ही जमकर बारिश हुई है, जिससे ग्रामीण के चेहरे खिल उठे हैं। इस समय धान व नकदी फसल के लिए बारिश का होना जरूरी है। किसान आने वाले दिनों में अच्छी बारिश की उम्मीद कर रहे हैं। इसके अलावा जनपद में कुछ जगह भारी बारिश होने से सड़कों पर बरसाती पानी से जलभराव भी देखने को मिला है। जनपद की यमुना घाटी में भी कई जगह जमकर बारिश हुई है। नैनीताल में परिंदों का सुंदर संसार बसता है। प्रकृति प्रेमियों और बर्ड वॉचरों के लिए यहाँ पक्षियों की एक लंबी चेकलिस्ट है। अब पहली बार नैना देवी बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व में पक्षियों की गिनती हो रही है। नैनीताल के नैना देवी रिजर्व में पहली बार पक्षियों की गिनती का काम शुरू हो गया है। देश के अलग अलग राज्यों से आए 54 बर्ड वॉचर 19 जून तक नैनीताल के विभिन्न इलाकों में पक्षियों का सर्वे करेंगे और एक रिपोर्ट तैयार करेंगे। 3 दिनों तक ये पक्षी विशेषज्ञ बर्ड कॉल के साथ स्पॉट पर डायरेक्ट साइटिंग विधि से सर्वे करेंगे, जिसके रिजल्ट को आई बर्ड ऐप पर अपलोड करेंगे। ये फेज 1 है, बेसिकली फेज 1 है। एक साल में 4 बार सर्वे करना पड़ता है, तो तब हमारा यूनिक स्पीशीज ऑलमोस्ट 250 to 300 स्पीशीज बर्ड्स आइडेंटिफाइड है। दरअसल पूरे देश के 1350 पक्षियों की प्रजाति में 710 किस्म के पक्षी उत्तराखंड में हैं।
इन पक्षियों में भी ज्यादातर नैनीताल के क्षेत्रों में मिल जाती है। हालांकि जैव विविधता के धनी इस इलाके में कई नई पक्षियां भी मिली हैं तो कई विलुप्त भी हुई हैं, जिसका उदाहरण हिमालयन क्वेल के रूप में दिखता है। हालांकि जानकार मानते हैं कि इस सर्वे से एक मजबूत डेटा पक्षी प्रेमियों को जरूर मिलेगा। तो एटलीस्ट हमें एक डेटा मिल जाएगा कि कितनी बर्ड्स की संख्या है और क्या चेकलिस्ट में कौन कौन सी बर्ड रह गई हैं, क्योंकि पास्ट में जैसे हम शुरू से करते थे कई बर्ड यहाँ से चले गई हैं और कई बर्ड्स ऐसी हैं जो पहले यहाँ नहीं होती। 2015 से नैनीताल में शुरू हुए बर्ड रिजर्व में ये पहला मौका है जहां पक्षियों की गिनती हो रही है। ऐसे में ये न सिर्फ उन लोगों को फायदा देगा जो पक्षी अवलोकन में रोजगार कर रहे हैं, बल्कि कुछ नए पक्षियों का बसेरा भी 3 दिनों में खोजा जा सकेगा। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। और अब बात करते हैं कि बीमार पशुओं के उपचार के लिए जल्द ही पशु मोबाइल एम्बुलेंस सेवा शुरू होगी। इसमें तैनात पशु डॉक्टर और फार्मासिस्ट बीमार पशुओं का परीक्षण कर उपचार करेंगे। इसकी सुविधा भी इसी एम्बुलेंस में उपलब्ध रहेगी। बस एक सूचना पर पशु मोबाइल एम्बुलेंस आपके पास पहुंचेगी। यदि इस दौरान पशुओं को अस्पताल भेजने की जरूरत पड़ेगी तो एम्बुलेंस उन्हें अस्पताल भी पहुंचाएगी। और इस योजना के लिए पशुपालन विभाग ने हर प्रकार की तैयारी पूरी कर ली है, जिसकी टेंडर प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है। जीवीके कंपनी जल्द ही प्रदेश में ये सेवा शुरू करेगी। देखिए, हमने ऑलरेडी जीवीके कंपनी है, हमने एक टेंडर किया था 60 एम्बुलेंसेस का, जो कि जीवीके कंपनी जो एक एक्सपर्ट कंपनी है, जो एक सिर्फ हमारे नहीं और लगभग 7 से 8 प्रदेशों में एम्बुलेंस चला रही है, पशु एम्बुलेंस चला रही है। तो उनको टेंडर मिला है और 60 एम्बुलेंसेस का टेंडर है, जिसको अगले महीने हम हरी झंडी दिखाएंगे। उसमें तीन लोगों का स्टाफ होगा, एक ड्राइवर होगा, 2 डॉक्टर्स होंगे, फिटेड एम्बुलेंस होगी और उनको हम पूरे जो प्रदेश में उन 60 एम्बुलेंसेस को हम वितरण करेंगे। जिस जगह जैसी ज़रूरत होगी उसके हिसाब से उनका वितरण किया जाएगा। और आगे भी खबरें जारी हैं, यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।